हेलो बच्चों, नमस्कार। डीडी पाठशाला में आप सभी लोगों का एक बार जोरदार स्वागत है। हमने पिछले दो क्लास में दो मॉडल सेट कराया था, एक 2026 का मॉडल सेट और एक 2025 का मॉडल सेट। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स पेपर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले वर्षों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, उन सारे के सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे के सारे सवाल एक वीडियो में खत्म नहीं होगी, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। आज वह सीरीज का पहला दिन है, ठीक है। और जिस जिस बच्चे को डर लगता है इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, एग्जाम कैसे देंगे, अच्छे नंबर कैसे लाएंगे, तो याद रखिए दोस्तों, आने वाले 10 से 12 क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर की सवाल, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, पिछले वर्षों की क्वेश्चन ही आपके आने वाले एग्जाम का एक पैटर्न तैयार करती है। और पिछले वाले क्वेश्चन जो है, बहुत सारे सवाल आपके आने वाले एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, प्रीवियस ईयर इकोनॉमिक्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग करेंगे 2025 में जितने सारे सवाल पूछे गए हैं, कितने 2025 में जो सारे सवाल पूछे गए उस सारे सवाल को करेंगे, ठीक है। उसके बाद 24 कर लेंगे, 23 कर लेंगे, 22 कर लेंगे, 21 कर लेंगे। इस तरह जितने भी पिछले वर्षों में हुआ, जब तक हो रहा है तब तक करेंगे। और आप लोग क्लास को छोड़े नहीं, ठीक है। कॉपी और कलम होके हो जाइए तैयार और चलिए शुरू कीजिए। पहला सवाल आप लोगों के सामने क्या है, जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन की अवसर लागत स्थिर होती है, तब संभावना वक्र, कौन सा, उत्पादन संभावना वक्र का आकार क्या होगा। When the opportunity cost of production goods in an economy is constant, what will be the shape of production possibility curve। ठीक है, हम लोग अमूमन क्या जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो डायग्राम होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है और ओरिजिन से कैसा होता है, कॉनकेव होता है। लेकिन ये इसमें सवाल क्या है, इसमें पूछा गया जब अवसर लागत स्थिर होता है, अवसर लागत जब स्थिर होगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का भी जो डायग्राम होगा वो भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, वो भी स्थिर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मूल बिंदु के उत्तल होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। एस आकार का होता है कि ये भी नहीं होता है, अवतल होता है तो होता है, लेकिन इधर स्थिर लागत के बारे में पूछा जा रहा है, कांस्टेंट के बारे में पूछा जा रहा है, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एक सीधी रेखा हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल कीजिए। अगला सवाल आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सकारात्मक अर्थव्यवस्था यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से संबंधित है। आप लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स की दो नेचर होती है, क्या क्या, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सकारात्मक अर्थशास्त्र, और एक होती क्या, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र यानी आदर्श अर्थशास्त्र। क्या होती है ये दो टाइप का इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है और एक होती है क्या, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बात करता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करेगा हमेशा फैक्ट का बात करेगा, हमेशा डेटा का बात करेगा, ठीक है। और इसका वेरिफिकेशन किया जा सकता है, ठीक है। ये हमेशा क्या है से संबंधित है। जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अगर किसी वस्तु का कीमत बढ़ रहा है तो उसका मांग क्या होगा, तो बेसिकली कीमत बढ़ रहा है तो मांग घटेगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डेटा आप चेक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बोला जाएगा कि किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, ऐसा नहीं, क्या पूछा जाएगा कि बाजार में किसी भी वस्तु का कीमत नहीं बढ़ना चाहिए। जब चाहिए का बात आएगा तो ये हो जाएगा नॉर्मेटिव, क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बात करेगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करेगा सुझाव का, डायरेक्शन का, सजेस्ट का, ऐसे बात करेगा कौन, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को पहचानने का एक तरीका है क्या, अंत में क्या लगाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुड बी का बात करेगा, ठीक है। उसको हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। बाकी डिटेल में हम लोग क्लास में कभी कर लेंगे। ये अभी इसमें सवाल का आंसर पता करते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जा रहा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसका बात करेगा, व्हाट इज का बात करेगा, क्या है का बात करेगा, ठीक है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बात करेगा, चाहिए का बात करेगा, शुड बी का बात करेगा, क्या बात करेगा, शुड बी का बात करेगा। अब मिला लीजिए,
सरकार को बेरोजगार की भत्ता देना चाहिए। चाहिए किसका बात करेगा, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का बात करेगा, यानी ये नहीं होगा। सकारात्मक अर्थशास्त्र पूछ रहा है ना, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या पूछा जा रहा है, वस्तु की कीमत बढ़ने पर आपूर्ति की मात्रा बढ़ती है। ये सही बात है, चाहिए का बात नहीं ना, बढ़ती है सच में। कीमत बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ेगा, सही बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या, पॉजिटिव इकोनॉमी, सकारात्मक अर्थशास्त्र। अगला ऑप्शन देख लीजिए, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर बढ़ाई जानी चाहिए। तो चाहिए का बात किस में करेगा, नॉर्मेटिव में करेगा। ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल, अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया निजी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा संगठित है। क्या पूछा जा रहा है, निजी व्यक्ति के द्वारा, सार्वजनिक व्यक्ति के द्वारा नहीं पूछा रहा है, निजी व्यक्ति पूछा जा रहा है। और आप लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था पूरे देश में कितने टाइप का होती है, 3 टाइप की अर्थव्यवस्था होती है। क्या क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि उत्पादन के सभी साधन, डेवलपमेंट करने का काम सरकार के पास होती है, सार्वजनिक खातों के पास होती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जितने भी उत्पत्ति के साधन, डेवलपमेंट का साधन, जितने भी किसकी कंट्रोल में होता है, पूंजीपति के कंट्रोल में होते हैं, पैसा वालों के कंट्रोल में होती है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाबू दोनों होता है। क्या क्या होता है, समाजवादी का भी गुण होगा, पूंजीवादी का गुण होगा। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको सरकारी स्कूल भी मिलेगा और प्राइवेट स्कूल भी मिलेगा, यानी पूंजीपति का भी कंट्रोल होता है, सरकार का भी कंट्रोल होता है, तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया निजी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा संगठित की जाती है। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी आर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। किसके बारे में पूछा जा रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्राइवेट इंडिविजुअल यानी कि किसी निजी व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, तो कौन सा अर्थव्यवस्था हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना दोस्तों। अगला सवाल करो। अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र नकारात्मक ढाल वाला होता है। नकारात्मक ढाल वाला होता है, सप्लाई कर्व कभी नकारात्मक कभी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सप्लाई कर्व बताएगा प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, यानी ये तो नकारात्मक नहीं होगा। यानी क्या, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगा, तो ऐसा होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। कुल उपयोगिता वर्ग होगा, ये भी नहीं होगा। कुल लागत वर्ग होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, बजट रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बजट रेखा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बजट रेखा कैसा होती है, तो ये हो जाएगी नकारात्मक ढाल वाली, है ना। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने क्या है, अगला सवाल आपके सामने क्या है, देखिए इस सवाल को पहले आप लोग ध्यान से पढ़े। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार होती है। क्या होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स कैन हैव इलास्टिक डिमांड के पूछा जा रहा है। इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड किसको बोलेंगे, देखिए प्राइस बढ़ने या घटने से मांग में बहुत ज्यादा चेंजेस होता है, उसको हम लोग इलास्टिक डिमांड कहेंगे। अब इसमें देखिए अगला सवाल, सवाल क्या पूछा गया, साबुन, क्या बताओ प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। साबुन, कपड़ा, खाने पीने की चीजें में आप डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज करते हैं, नहीं करते। प्राइस बढ़े या घटे, साबुन लगाएंगे, कपड़ा पहनेंगे, खाने पीने की चीज खाएंगे ही। लेकिन लग्जरीज कार के बारे में पूछा जा रहा है, तो ध्यान देंगे कब किसी गुड्स का प्राइस घट रहा है। लग्जरीज गुड्स में क्या देखेंगे, प्राइस घटेगा तो ही हम गाड़ी खरीदेंगे, है ना। तो प्राइस घटने पर ही डिमांड करेंगे इसका ज्यादा, है ना। प्राइस घटेगा तो ही हम लोग अक्सर लेने के प्रयास करेंगे। तो इस गुड्स के बारे में क्या हो जाएगा, इलास्टिक डिमांड के बारे में बात करेगा। इसका लोच क्या हो जाएगा, इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में क्या होता है। देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स इन डिमांड फॉर गुड्स होगा ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस। आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट, देखो बाबू किसी भी गुड्स का प्राइस अगर बढ़ जाता है, प्राइस अगर बढ़ जाता है तो डिमांड क्या हो जाएगा, पढ़े होंगे, प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम। ऐसा कम को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा कम हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी संकुचन हो रहा है।
अगर किसी गुड्स का प्राइस घट जाएगा और डिमांड बढ़ जाएगा, इसको बोलेंगे क्या, एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, मांग का विस्तार हो रहा है। ठीक, आगे तो इसमें सवाल क्या पूछा है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगा, कीमत में वृद्धि होने पर, इसमें वृद्धि इंक्रीज इन प्राइस होने पर उसकी मांग क्या होता है, तो ऑब्वियसली कम होगा। लेकिन कैसा कम होगा, ऐसा कम को हम लोग क्या बोलते हैं, संकुचन बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, है ना दोस्तों। अगला सवाल क्या है, जिस वस्तु का उपयोग कई उद्देश्य के लिए किया जाता है उसकी मांग होती है। एक ही वस्तु है, उसका बहुत सारा उपयोग होगा, तो मांग क्या होगा, मांग ज्यादा हो रहा है, इन मांग क्या है, लोचदार है, मांग क्या हो जाएगा, लोचदार हो जाएगा। अगला सवाल, सम उत्पाद रेखा में आइसोकेंट की ढाल, आइसोकेंट जो स्लोप होती है, किस प्रकार का ढाल होगा, तो आप लोग जानते हैं कैसा हो जाएगा, जब बनाएंगे आप लोग कुछ डेटा के साथ, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी नेगेटिव स्लोप के बाद। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी परिवर्ती लागत नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट पूछा जा रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पूछा जा रहा। क्या पूछा जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट किसको कहते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्राइस भी, प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट ऊपर नीचे होगा, है ना। इसमें पूछा क्या जा रहा है, कच्चे माल की लागत। अब बताओ बाबू, कच्चे माल की जो लागत है ये कौन सा कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स्ड कॉस्ट है, तो आप पता करेंगे ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। रेंट, भवन का किराया, आप रूम रेंट, ये फिक्स्ड होती है कि ऊपर नीचे होती रहती है, फिक्स्ड होती है, तो क्या हो जाएगा, भवन का क्या किराया, क्या ये फिक्स्ड है, क्या फिक्स्ड है, ये वेरिएबल कॉस्ट है क्या, ये नहीं है, ये क्या फिक्स्ड है। लेकिन प्रति इकाई बिजली के बिल, कमीशन, ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी है, ये क्या हो जाएगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल नहीं है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, एक मिनट आराम से। हाँ, अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्ती लागत, ये तो हो गया भवन का किराया। आगे, निम्न उत्पाद फलन के आधार पर प्राप्त प्रतिफल किस प्रकार का है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन प्रोडक्शन फंक्शन विच टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल इज ऑब्टेन्ड। देखिए क्वेश्चन, सर में फैक्टर्स दिया हुआ है, लेबर कैपिटल, यूनिट्स के दिया, आउटपुट इतना होता है। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, फैक्टर प्रोडक्शन चाहिए। तो फैक्टर प्रोडक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि देखिए लेबर 4 गो है, कैपिटल यानी पूंजी कितना 7 यूनिट लगा है, तो आउटपुट कितना हो गया 25, तो क्लियर है। लेकिन दूसरे टाइप में क्या दिया हुआ है, देखिए लेबर यहाँ 4 है, लेबर यहाँ पे लेबर कितना है 4 है, अब यहाँ कितना हो जा रहा है, दूसरा साइड में तो 12 हो रहा है, यानी कितना गुना बढ़ा है, 4 से कितना गुना लेबर अधिक किए हैं, तो पता चलेगा 3 गुना अधिक लेबर लगाए हैं। यहाँ पे 7 यूनिट कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया, कितना हो गया, यहाँ पे 3 7 या 21 मल्टीप्लाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई यानी 3 गुना अधिक है। आउटपुट भी कितना गुना हो जाता है, तो 3 गुना होता है, 25 या 75 हो जाता है कि नहीं। तो देखिए हम क्या बताए हैं, आप लोग जब प्रतिफल वाला पढ़ रहे होंगे, पैमाना का प्रतिफल पढ़ रहे होंगे, रिटर्न टू स्केल के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो क्या होता है उसमें कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप जितना यूनिट बढ़ाते हैं उतना ही आउटपुट होता है, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा स्थिर प्रतिफल हो जाएगा। ऐसा क्योंकि स्थिर प्रतिफल में क्या बताया, जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है या जितना घटता है उस तरह भी प्रोडक्शन या आउटपुट बढ़ेगा या घटेगा, उसी को स्थिर प्रतिफल। क्लियर। अगला सवाल, यानी जितना फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ रहा है उतना आउटपुट भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, स्थिर प्रतिफल। अगला सवाल क्या है, परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद कब बराबर होता है। एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन, एक मिनट दोस्तों, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर आर इक्वल व्हेन, कब इक्वल होता है, जब एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन कब इक्वल होगा। तो आप लोग क्लास में सॉल्व किए होंगे कि
औसत उत्पाद अधिकतम जब होता है, जब एवरेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम जब हो जाता है, तब आपको क्या पता चलेगा कि जो एपी है यानी एवरेज प्रोडक्शन है और क्या है मार्जिनल प्रोडक्शन है, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक। अगला सवाल, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म का संतुलन शर्त है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, आप पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या देखते हैं डायग्राम, कि जो आपका जो ये प्राइस होती है यही एमआर होती है और यही क्या होती है, एमसी होता है ना। तो ये फर्म का संतुलन को बताता है। फर्म का संतुलन क्या बताएगा, एमआर इक्वल टू एम। अगला एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यदि कीमत में 5% वृद्धि हो, यदि कीमत में 5% वृद्धि हो तो आपूर्ति की मात्रा 8% बढ़ती है, तो आपूर्ति की कीमत लोच क्या होगी, आपूर्ति का मतलब पूर्ति। इफ क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज बाय 8% ड्यू टू 5% इंक्रीज इन प्राइस, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मैंने मॉडल से पिछले में भी कराया था कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का भी क्वेश्चन कराया था। आपके हर एक सवाल में याद रखिएगा 2 या 3 न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, इसलिए न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल को बनाना है, कैसे बनाते हैं तो देखिए, यदि कीमत में 5% वृद्धि हो रहा है तो पूर्ति की मात्रा कितना बढ़ जाती है, 8%। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, सप्लाई में परसेंटेज चेंज अपॉन क्या होता है, प्राइस में परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो सप्लाई में कितना चेंज हो गया, 8, और प्राइस में कितना, 5%। तो इसको कट कीजिएगा, कितना होगा, 5 का 5 बच जाएगा 3, 1.6 क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करना है, सबका सॉल्व करना है, ठीक। आपको एग्जाम में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का न्यूमेरिकल देगा या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल, दोनों से एक एक जरूर आना है, ये जरूर बनाना न्यूमेरिकल, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, बाजार में किसी वस्तु की आपूर्ति बढ़ने से उसकी कीमत ड्यू टू एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स इन अ मार्केट द प्राइस। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ जाने पर सप्लाई भी बढ़ जाएगा, प्राइस घट जाने पर सप्लाई भी घट जाएगा। लॉ ऑफ सप्लाई इसमें क्या है, क्या बताया जा रहा है, आपूर्ति बढ़ने पर उसकी कीमत क्या हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। अगला सवाल, निम्न तालिका के आधार पर संतुलन कीमत क्या है। संतुलन कीमत के बारे में पूछा जा रहा है, संतुलन कीमत के बारे में पूछा जा रहा है। डायग्राम दिया हुआ, इन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग टेबल व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या जानते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पर बनता है, जहां पर डिमांड और जहां पर सप्लाई कट होता है वहां पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस बनता है। यानी जहां पर D इक्वल टू S होता है वहां पे क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाएगा, बाजार संतुलन बन जाएगा। तो इस टेबल में पता करो डिमांड और सप्लाई कहां पर इक्वल हो रहा है। तो देखो डिमांड यहाँ पर 50 या सप्लाई 22 इक्वल है, नहीं है। यहाँ डिमांड 45 या 24 इक्वल है, नहीं है। या 40 या 26 इक्वल है, नहीं है। या 35 या 28 इक्वल है, नहीं है। यहाँ पर डिमांड 30 और सप्लाई भी 30 है, इक्वल है। तो इसमें प्राइस क्या बन रहा है, तो 5 बन रहा है। तो 5 मेरा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। क्लियर। आगे 16 नंबर क्या है, 16 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, क्या समष्टि अर्थशास्त्र में मैक्रो शब्द का प्रयोग, मैक्रो शब्द का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल यूनिट्स की लार्ज यूनिट्स। अब पता करेंगे मैक्रो का मतलब भी होता है लार्ज यूनिट्स का बात करेगा। तो देखो माइक्रो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में ये लार्ज के बारे में दिया हुआ है, तो क्या आंसर सही हो सकता है, तो जरूर ये सही हो सकता है। अगला ऑप्शन में देख लो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया है छोटा, समांतर, इनमें सभी ये सब होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। मैक्रो का मतलब नहीं होता ये सब। क्लियर। इसमें माइक्रो का मतलब होता है बेस्टी अर्थशास्त्र का मतलब होता है। अगला सवाल 17 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की स्थिति में, इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, महंगाई। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, महंगाई। किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ जाना को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आंसर क्या होना चाहिए, वस्तु की कीमत घटती है, मुद्रास्फीति में घटेगी क्या, नहीं घटेगी। क्या होगा, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, प्राइस ऑफ गुड्स और इंक्रीजेस, इट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन। ओके। आगे अगला सवाल क्या है, पूंजी का जो प्रश्रमिक क्या कहलाता है, व्हाट इज द रिम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल कॉल
तो आप जानते हैं पूंजी का क्या बनता है, बैंक में आप पूंजी रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, पूंजी मिलेगा, उसके साथ क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेशर में क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अगला सवाल, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक का लेखक कौन है, एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ यानी द वेल्थ ऑफ नेशन कब पब्लिश हुआ था, 1776 में। एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, राष्ट्र आय क्या है, एकदम आसान सवाल है। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, देखो राष्ट्र आय किसको बोलते हैं, एनएनपी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय, वो भी किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कहाँ पे लिखा हुआ है, लगा दो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो होगा कि नहीं, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस होगा, मार्केट प्राइस में नहीं होता है, इसमें होगा फैक्टर कॉस्ट में। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यस, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्र उत्पाद को ही क्या कहते हैं, नेशनल आय कहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का गतिविधि कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या, अब पूरा इकोनॉमी में कितने प्रकार के सेक्टर होते हैं, 3 प्रकार का सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, सीधे कच्चे माल से आप, यानी खेत से, नेचुरल रिसोर्सेज से आप प्राप्त कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर। नेचुरल रिसोर्सेज से आप जो एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी क्या, मैन्युफैक्चरिंग का बात करेगा, और टर्सरी सेक्टर का सर्विस का बात करेगा। तो इसमें पता करो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है, गेहूं मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है किससे, नेचुरल रिसोर्सेज से होना चाहिए, ठीक है। तो गेहूं उगाना किससे, तो गेहूं उगाना सीधा नेचुरल रिसोर्सेज से करते हैं, यानी द प्रोडक्ट वेट, यही हो जाएगा आपका क्या, प्राथमिक क्षेत्र का एक्टिविटी। गेहूं से आटा तैयार करना होगा क्या, नहीं, आटे के बाजार में बेचना, नहीं, भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने क्या है, चलिए अगला सवाल क्या है, माल सूची में क्या, माल सूची में क्या शामिल होता है, विच इज इंक्लूड इन इन्वेंटरीज। देखिए माल सूची का मतलब क्या होता है, एक ऐसा, मतलब आप एक्टिविटी बोल सकते हैं जहां पर गुड्स बन के तैयार नहीं होता है, वो प्रोसेस में होता है। गुड बन के तैयार नहीं होता है, वस्तु बन के तैयार नहीं होता है, वो क्या होता है, प्रोसेस में होता है, यानी कच्चा माल से लेकर बेचने से पहले की जो एक्टिविटी होता है उसको माल सूची के अंदर रखते हैं। तो देखिए अविकृत निर्मित वस्तु, अनसोल्ड फिनिश गुड्स, ये होगा माल सूची में, हाँ होगा। कच्चा माल होगा तो होगा, अर्धनिर्मित वस्तु होगा तो होगा, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगर वस्तु बन जाता है तो वो माल सूची का हिस्सा नहीं हो जाएगा, वस्तु बिकने से पहले का सिचुएशन जो होता है उसको माल सूची में शामिल। अगला, अगला सवाल क्या है, जीएनपी, अगला अगला क्या है कि जीएनपी तथा एनएनपी के बीच में अंतर को क्या कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर देखिए जीएनपी में, अगर जीएनपी में क्या करेंगे, अगर डिप्रिसिएशन को घटा देंगे, किसको घटा देंगे, डिप्रिसिएशन को घटा देंगे, यानी मूल्य ह्रास को घटा देंगे, तो ये जो ग्रॉस है ना, ये ग्रॉस किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा नेट में। किस में चेंज हो जाएगा, नेट में, और बाकी नेशनल प्रोडक्ट तो सेम का सेम, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये माइनस को अब इधर ले जाते तो क्या होता है, देखो तो जीएनपी और एनएनपी को अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस एनएनपी, आई माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस डिप्रिसिएशन हो जाएगा, यानी मूल्य ह्रास हो जाएगा। सवाल क्या पूछा है, जीएनपी तथा एनएनपी के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो जीएनपी और एनएनपी के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं। क्लियर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक आम जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है, हम लोगों से जमा स्वीकार नहीं करता है, एसबीआई में तो करता है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया में तो करता है, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक जो बना है वो भी करता है, लेकिन आरबीआई के पास आप क्या पैसा लेन देन करते हैं डायरेक्ट, क्या नहीं करते हैं। तो हम क्या हो जाएगा आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य विच बैंक इशू करेंसी इन इंडिया, पैसा का जारी करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करेगा क्या, नहीं करता है। अरे स्टेट बैंक करता है क्या, नहीं करता है। बैंक ऑफ इंडिया करता है, नहीं करता, तो कौन करता है, आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई करता है।
अगला सवाल, निवेश में परिवर्तन आय में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? निवेश में परिवर्तन, तो जानते हैं केन्सियन थ्योरी क्या होता है कि के इक्वल टू क्या होता है, डेल वाई अपॉन क्या होता है, डेल आई। यानी निवेश में परिवर्तन और आय में, यानी निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट आय में, और वाई में मतलब आय मतलब इन्वेस्टमेंट और वाई मतलब आय, निवेश और आय के अनुपात को ही क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। कौन सा गुणांक कहते हैं? केन्सियन गुणांक कहते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके सामने है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी 0.6 है तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति का मान क्या होगा? इफ एमपीसी इन एन इकोनॉमी इज 0.6 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीएस? याद रखना एमपीएस के बारे में पूछा है, ठीक है। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं? पहला एमपीसी दिया तो एमपीसी को पहले सॉल्व करेंगे, के इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी होता है ना। तो और एमपीएस रहेगा तो क्या हो जाएगा? के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस हो जाएगा। तो पहले एमपीसी दिया हुआ के निकालेंगे, के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू क्या? 0.6 है ना। 0.6 सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। इसको ऊपर कटेंगे तो 10 आ जाएगा, कटेंगे तो क्या आएगा? 4 दुगुनी 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और बचेगा कितना? 2, यानी 4 पंचे 20, 2.5। के का वैल्यू कितना आ गया? 2.5 है ना। के का वैल्यू 2 आया तो के का वैल्यू 2.5 सॉल्व कर देना है, बिठा देंगे तो 1 अपॉन एम पी एस बचेगा। एम पी एस आंसर करेंगे तो क्या आ जाएगा? एम पी एस इक्वल टू 1 अपॉन 2.5 आएगा। इसको कटेंगे तो ऊपर आएगा, तो 5 दुगुनी 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो एम पी एस का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/5, और 2/5 का मतलब क्या होता है? 0.4। क्या आ जाएगा आंसर? 0.4। न्यूमेरिकल याद रखना, केन्स गुणांक थ्योरी से भी एक न्यूमेरिकल, ठीक है। और निश्चित है बस इसी तरह एमपीसी कभी पूछा जाएगा, कभी एमपीएस पूछा जाएगा, कभी के दे दिया जाएगा, इसी के आसपास ही क्वेश्चन घुमाया जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से हाँ, निम्नलिखित में सरकार की पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट ऑफ ए गवर्नमेंट? देखिए बजट का बहुत सारा क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं, उसमें से एक कंपोनेंट कैपिटल रिसिप्ट के बारे में पूछा जा रहा है। बजट का एक कंपोनेंट कैपिटल रिसिप्ट के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए एक रिसिप्ट का कंपोनेंट, रिसिप्ट कितने प्रकार के होती है तो आप पता करेंगे। रिसिप्ट ना बजट का 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की रिसिप्ट गवर्नमेंट लेती है। एक को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, एक को बोलेंगे क्या? कैपिटल रिसिप्ट, और एक को बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। कौन सा रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या? अगर गवर्नमेंट कोई चीज रिसिप्ट कर रही है तो या तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट का लायबिलिटीज बढ़ेगी, या फिर कोई ना कोई एसेट्स घटेगी, उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है? ना ही लायबिलिटीज घट बढ़ती है और ना ही मेरा कोई एसेट्स क्या होता है, हम लेते हैं तो ना ही मेरा कोई एसेट्स हमको बेचना पड़ता है, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या हो जाएगा? तो देखिए कैपिटल रिसिप्ट का मतलब या तो मेरा लायबिलिटीज बढ़ जाएगा, लायबिलिटीज बढ़ जाएगा यानी क्या हो जाएगा? ये जो ऋण है, ऋण किसी देश से लेते तो चुकाना पड़ेगा, यानी लायबिलिटीज बढ़ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। और ये बाकी क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। ये सारा क्या आ जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। अगला सवाल क्या है? संतुलित बजट यानी बैलेंस बजट क्या है? तो बैलेंस बजट आप पता करेंगे क्या है? तो जहां पर रिसिप्ट और जहां पर एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाता है उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस बजट। अगला लास्ट सवाल आपके सामने है। क्या लास्ट सवाल है? यदि किसी देश में एक वर्ष की आयात 250 करोड़ है और निर्यात 300 करोड़ है, इफ द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री इन ईयर आर 250 करोड़ एंड 300 करोड़ रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द ट्रेड बैलेंस? ट्रेड बैलेंस का क्या फॉर्मूला होता है? ट्रेड बैलेंस का फॉर्मूला होता है क्या? पहले आयात के बारे में पता करो। आयात यानी हम लोग आयात कितना कर रहे हैं? 250 करोड़ का, और निर्यात कितना कर रहे हैं? 300 करोड़ का। निर्यात ज्यादा कर रहे हैं,
निर्यात का मतलब अपना देश से दूसरे देश सामान भेज रहे हैं। कितना का भेज रहा है? 300 करोड़ का भेज रहा है। कितना का भेज रहा है? 300 करोड़। आयात कितना कर रहे हैं? तो 250 करोड़ का। तो प्रॉफिट हम लोग का कितना हो जाएगा? 50 करोड़। कितना हो जाएगा? 50 करोड़ का आंसर क्या हो जाएगा? 50। क्लियर? तो ये रहा 2025 का, इसका 2025 का प्रीवियस ईयर। आज से आप लोग एकदम कसम खा लीजिए, एकदम शपथ ले लीजिए कि आने वाला जितने भी क्लास होंगे 10 से 12 क्लास, वो सारा का सारा क्लास करेंगे। उसके बाद आप लोग एग्जाम में बैठो, उसके बाद देखते हैं एग्जाम में कैसे नंबर कम आता है। तो आज हम लोग 30 का 30 सवाल कर लिए। आज हम लोग यहीं अलविदा लेते हैं। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, डीडी पाठशाला की टीम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही है। और जितने भी सर हैं, सभी सर आपके PYQ सीरीज लाएंगे। और PYQ सीरीज ही इसलिए लाएंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे लड़ते हैं। ठीक है, इसलिए देखना ना भूले। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और डीडी पाठशाला को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया।